हूँ यशिका बुरा पवार, आपके सामने क्रैक कैम में आपका स्वागत है। देखिए, आज का लेक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एफ ब्लॉक एलिमेंट को अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर देखो सिलेबस मैंने मेंशन किया हुआ है। एक चीज़ ध्यान से सुनना, अगर आप सीबीएसई की तैयारी कर रहे हो तो अगर आपने इस वीडियो को देख लिया, इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इंश्योर कर रही हूँ सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको लिखकर प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, कॉपी में नोट डाउन करके, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट को। के पास है डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स जहां पर लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका डी सबशेल के अंदर अगर एंटर कर जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे कि मैंने 3D सीरीज लिखी हुई है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक आपके पास है। लास्ट इलेक्ट्रॉन आपको डी में दिखाई दे रहा है तो इन सभी को हम क्या कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को जनरली हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द एलिमेंट्स विच हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल आइदर इन इट्स एलिमेंटल स्टेट और इन इट्स कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब क्या है कि अगर कोई एलिमेंट अपनी एलिमेंटल न्यूट्रल स्टेट के अंदर इनकम्प्लीटली डी ऑर्बिटल अगर उसमें प्रेजेंट है तो वो क्या कहेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट कहे। या तो एलिमेंटल स्टेट में हो, अगर एलिमेंटल स्टेट में ना हो तो उनकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें प्रेजेंट हो। दोनों में से किसी एक में भी अगर आपके पास इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल नहीं प्रेजेंट होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहेंगे। इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल इन दोनों में से एक में होना जरूरी है, तभी आपके पास क्या कहलाएगा, वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा। जैसे एग्जांपल, स्कैंडियम आपके पास है, स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D1s2 है, तो आपके पास डी के अंदर क्या है, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल आपके पास है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट भी है लेकिन साथ के साथ क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट भी है। सेम आपके पास टाइटेनियम है, वैनेडियम है, 2, 3, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल आपके पास प्रेजेंट है, तो ये भी क्या होंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट है, साथ के साथ क्या होंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे। लेकिन सभी के सभी डी ऑर्बिटल के एलिमेंट्स आपके पास हैं, लेकिन सभी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहते। किनको छोड़ के, आपके पास जिंक, कैडमियम और मरकरी है, इन्हें हम नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते। लेकिन ये डी ब्लॉक के एलिमेंट जरूर है। कैसे, आपके पास डेफिनेशन कैसे अप्लाई होती है, अगर मैं जिंक का एग्जांपल लेती हूँ, ये क्वेश्चन कई बार सीबीएसई में पूछा भी गया है, व्हाई जिंक इज रिगार्डेड एज नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, 1 मार्क के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। देखो, जिंक की अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करती हूँ तो 3d10 4s2 आपके पास है। 10 इलेक्ट्रॉन को अगर आप फिल करोगे, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल आपके पास है, ठीक है, कंप्लीटली फिल्ड है, इसका मतलब एलिमेंटल स्टेट के अंदर जिंक क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह बिहेव नहीं कर रहा। तो मैं क्या करूंगी, इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन को फिर से चेक करूंगी। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +2 आपके पास होती है। +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लूज करोगे, 4s में से आप करोगे, तो आपके पास क्या बनेगा, 3d10 4s0 आपके पास बनेगा। अपनी एलिमेंटल स्टेट के अंदर भी इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं रख रहा है और अपनी ऑक्सीडेशन, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर भी नहीं रख रहा है, इसका मतलब दोनों में से किसी में भी नहीं है, तो इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहेंगे। याद रखना, जिंक, कैडमियम, मरकरी है वो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, लेकिन उनको डी ब्लॉक के एलिमेंट जरूर कहा जाता है। सभी ट्रांजिशन एलिमेंट हैं वो सभी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे ही होंगे, लेकिन सभी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट है ये जरूरी नहीं है। कौन नहीं होगा, जिंक, कैडमियम, मरकरी नहीं होगा। अब इसके एक बार क्वेश्चन चेक करते हैं जो सीबीएसई में इंपॉर्टेंट पूछे। अब देखो क्वेश्चन यहाँ, फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आप लिख सकते हो n-1 d1 to 10 रहेगा, ns0 to 2, या फिर हम कई बार क्या लिखते हैं 1 to 2 करते हैं, जनरली 1 और 2 लिखा जाता है,
ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, व्हाई द जिंक कैडमियम मरकरी आर नॉट कंसीडर्ड एज द ट्रू ट्रांजिशन एलिमेंट। अभी अभी हमने पढ़ा था क्योंकि कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसकी एलिमेंटल स्टेट के अंदर भी और इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर भी, इसी वजह से इसको हम ट्रू ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहते। आंसर कैसे लिखोगे? दिस इज बिकॉज नाइदर दे नॉर देयर आयंस हैव द पार्शियली फिल्ड incomplete d orbitals. Unlike other transition elements, they are not hard because they do not have unpaired electrons and the metallic bond is weak. आपको बॉन्डिंग बताने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल लैंग्वेज के अंदर डेफिनेशन की फॉर्म में इसका आंसर लिखिए। अगला क्वेश्चन देखो, पहले 5th क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। सिल्वर एटम हैज कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। ये कहता है सिल्वर की कंप्लीटली फिल्ड 4d10 ग्राउंड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। हाउ कैन यू से दैट इट इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट? आप कैसे कहोगे ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है? जो ग्राउंड स्टेट के अंदर या एलिमेंटल स्टेट के अंदर कंप्लीट इनकम्प्लीटली डी ऑर्बिटल रखता हो या फिर इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर रखता हो। अब देखो ये ग्राउंड स्टेट के अंदर तो 4d10 है। अब मुझे क्या करना है? कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर चेक करना है। अगर मैं इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर चेक करती हूँ तो इनकम्प्लीटली डी ऑर्बिटल रहता है और इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। कैसे लिखोगे आंसर? सिल्वर कैन एग्जिबिट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वेयर इन इट विल हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, हैंस इट इज नोन एज द ट्रांजिशन एलिमेंट। अब इसके बाद अगले जो क्वेश्चंस हैं, चाहे मेल्टिंग पॉइंट के हैं, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे। ये सभी क्वेश्चन एक छोटे से कंसेप्ट के ऊपर इंपॉर्टेंट है। एक बार उस कंसेप्ट को सुनो साथ में, तब आपको ये क्वेश्चन बड़े इजीली समझ में आ जाएंगे। अब देखो आपको कुछ की पॉइंट्स याद करने हैं। अगर आपने इस कंसेप्ट को समझ लिया तो रीजनिंग क्वेश्चंस के आंसर देना बहुत इजी आपके लिए हो जाएगा। याद रखना, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके पास प्रेजेंट होंगे उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड आपके पास बनेगा। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उतने ही नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं आपके पास। इसका मतलब क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड बनने का मतलब क्या है कि वहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? ज़्यादा आपके पास हो जाएगा। और जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, हम क्या कहते हैं कि मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट है वहाँ पर, वो भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा आपके पास। अगर आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है आपके पास, तो हम क्या कहते हैं कि जो मेटल्स आपके पास होंगे, ट्रांजिशन मेटल्स, वो कैसे होंगे? हार्ड होंगे आपके पास। ठीक है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, हार्ड होगा, तो मैं क्या कहूँगी कि सॉफ्टनेस क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने के साथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और सबसे लास्ट में आपके पास क्या है? जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास प्रेजेंट होते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है उतनी ही ज़्यादा आपके पास होगी। बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास है ये वाली टर्म। ठीक है, ध्यान देना, जितना ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, उतनी ही ज्यादा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, उतने ही कोवेलेंट बॉन्ड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा और मेटल उतना ही ज्यादा हार्ड बनेगा। अब क्वेश्चन अलग अलग टाइप से पूछता है। जैसे वो पूछता है कि इस सीरीज के अंदर ये सभी आपके पास लेफ्ट वाले ट्रांजिशन मेटल्स हैं, वो सभी कैसे होते हैं? हार्ड नेचर के होते हैं। हार्ड क्यों होते हैं? यहाँ D1 है, D2 है, D3 है, D5S1 है, D5S2 है, D6, D7, इस तरह से आपके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ अगर 6 में बात करूंगी 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी क्या है? 4 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके पास प्रेजेंट है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंट होने की वजह से आपके पास क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि बॉन्डिंग काफी अच्छी होती है वहां पर, कोवेलेंट बॉन्डिंग, तो आप क्या कहते हो? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। इसी वजह से वो किस नेचर के होते हैं? हार्ड नेचर के होते हैं। लेकिन अगर मैं जिंक के बारे में बात करती हूँ, जिंक, कैडमियम, मरकरी आपके पास है, वो कैसे हैं? सॉफ्ट नेचर के आपके पास होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार रिपीट हो चुका है कि जिंक आपके पास सॉफ्ट होता है। क्यों होता है वो आपको बताना होता है। क्यों? क्योंकि आपके पास जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d10 4s2 आपके पास रहती है और यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 0 रहते हैं। सभी इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? पेयर्ड हैं, कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल
की वजह से आपके पास, इसीलिए आप क्या कहोगे कि यहाँ पर आपके पास कोवेलेंट बॉन्डिंग एग्जिस्ट नहीं करती है, इसीलिए आपके पास ये ट्रांजिशन ये आपके पास डी ब्लॉक का एलिमेंट है कैसा होता है, सॉफ्ट नेचर का होता है। और इसी वजह से क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं प्रेजेंट है, आपके पास सॉफ्ट नेचर का होता है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी आपके पास क्या रहता है, लो रहता है। इसका लो मेल्टिंग पॉइंट आपके पास होता है और कैसे नेचर का होता है, सॉफ्ट का होता है। ये बाकी वाले जो आपके पास हैं ये कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, और जनरली इनका मेल्टिंग पॉइंट है ये भी आपके पास क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, इसी के साथ एक क्वेश्चन और पूछता है बॉन्डिंग के बारे में। देखो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, जब हम एल्कली एटम मेटल्स की बात करते हैं वहां पर सिर्फ और सिर्फ मेटेलिक बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, लेकिन जब हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करते हैं तो दो तरह की बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, एक आपके पास कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, एक आपके पास मेटेलिक बॉन्डिंग होती है। कोवेलेंट बॉन्डिंग देखो इंपॉर्टेंट है आपके पास। कोवेलेंट बॉन्डिंग किस वजह से होती है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंट होने की वजह से होती है। मतलब अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तभी आपके पास क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्डिंग बनेगी। क्यों, क्योंकि डी ओवरलैप आपके पास कर जाते हैं, इसी वजह से कोवेलेंट बॉन्ड देखने को मिलता है। अब देखो यहाँ पर इतने सारे वेरिएबल आपके पास क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है 1 2 3 4 5 आपके पास, तो आप क्या कहोगे कि ये सभी के सभी कैसे बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अब क्योंकि जिंक के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल है, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है आपके पास, तो ये क्या करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा। इसको छोड़ के बाकी सभी कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाते हैं, आपके पास मेटेलिक बॉन्डिंग भी बनाते हैं, दोनों तरह की बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, लेकिन जिंक के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा आपके पास। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद देखो सबसे लास्ट वाली अगर मैं बात करती हूँ, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई लैटिस है, इस लैटिस से मुझे एटम को रिलीज करना है, एक एटम को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी आपको देनी पड़ती है वो उसकी क्या होती है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती है। किसी भी मेटेलिक लैटिस के अंदर से अगर आप किसी एटम को रिलीज करना चाहते हो, उसके लिए जितनी एनर्जी आपकी रिक्वायर्ड होती है वो उसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती है। अब एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है किस पे डिपेंड करती है, फिर से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करेगी। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास अवेलेबल होंगे आपके पास, तो आप क्या कहोगे, वहां पर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगी। और आपने देखा है नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आपके पास प्रेजेंट है, तो जनरली क्या रहता है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है ट्रांजिशन मेटल्स की हाई होती है। अब क्वेश्चन किसके लिए पूछेगा, फिर से किसके लिए पूछता है, जिंक के लिए आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जिंक की एटमाइजेशन एंथैल्पी है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है, वो आपके पास लो होती है। क्यों होता है, फिर से रीजन सेम रहेगा, क्योंकि जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास 3d10 होती है, कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के एब्सेंट होने की वजह से ही यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या रहेगी, आपके पास लो रहेगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को डायरेक्टली डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन देखो, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव द हाई मेल्टिंग पॉइंट वाई। अभी अभी हमने बात की थी, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड, एंड द स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड्स आर ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ग्रेटर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द मेटेलिक बॉन्डिंग फ्रॉम द n-1 d ऑर्बिटल इन एडिशन टू ns ऑर्बिटल। दो तरह की बॉन्डिंग है, हम डायरेक्टली ये भी कह सकते हैं, इट हैव द हाई मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ bond present, that is covalent bond and the metallic bond. अगला क्वेश्चन देखो, why the zinc cadmium mercury are soft and have the low melting point, because they have the fulfilled stable electronic configuration, that's why they have the soft nature and the low melting point. अगला क्वेश्चन देखो, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर अ गिवन सीरीज फर्स्ट इंक्रीजेज, देन दे अटेंड अ मैक्सिमम वैल्यू एंड आफ्टर दैट इट डिक्रीजेज, एक्सप्लेन। आपको बताना है कि जो मेल्टिंग पॉइंट है ट्रांजिशन मेटल्स का, पहले क्या करता है, बढ़ता है,
बढ़ने के बाद एक मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करेगा, उसके बाद फिर से क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट आपके पास डिक्रीज हो जाता है। अभी हमने बात की थी कि मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे कोवेलेंट बॉन्डिंग उतनी अच्छी होगी, ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो उसके लिए मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, वो भी आपके पास ज़्यादा हो जाएगा। तो देखो अगर मैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बात करती हूँ, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट इस पर डिपेंड करता है, तो अगर मेरे पास स्कैंडियम की बात करेंगे, आपके पास D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर हम टाइटेनियम की बात करेंगे D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। वेनेडियम में आपके पास D3 है। उसके बाद एंड में आपके पास क्या होगा, D5 मैंगनीज के लिए आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, जहां पर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके पास प्रेजेंट है। उसके बाद जब हम आयरन में जाएंगे D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी, फिर D7 आपके पास रहेगी। ठीक है, जैसे D6 का मतलब क्या है, आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 आपके पास, 3, 4 और 5 आपके पास। छठा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जाकर पेयर अप कर जाता है। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैंगनीज के बाद क्या होता है, डिक्रीज करना स्टार्ट है। पहले देखो 1 2 3 पहले इंक्रीज हुआ, मैक्सिमम मैंगनीज पर हुआ, उसके बाद सडनली फिर से क्या हुआ, आपके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है डिक्रीज करने लग गए, क्योंकि पहले बढ़ रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट पहले बढ़ता है। अटेन्ड मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मैंगनीज पे रहेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट भी मैंगनीज का सबसे ज़्यादा रहेगा। फिर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्योंकि डिक्रीज करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट भी तब क्या करता है, डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा। आंसर में कैसे लिखोगे आप, दिस इज बिकॉज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स फर्स्ट इंक्रीजेज एंड देन इट स्टार्ट डिक्रीजेज। अगला क्वेश्चन देखो, वाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट्स एग्जिबिट द हायर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। हायर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्यों होता है, क्योंकि दे हैव द लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन देयर एटम्स एंड ड्यू टू विच इट हैव द स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन, due to which the strong bonding between the atoms resulting in the higher enthalpy of atomization। या simple word में लिखो, because there are large number of unpaired electrons present, because of which it have the higher enthalpy of atomization। अगला क्वेश्चन देखो, in the 3D series the enthalpy of atomization of zinc is lowest। हमने पढ़ा था एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है नॉर्मली ज़्यादा रहेगी, सिर्फ किसको छोड़ के, जिंक कैडमियम मरकरी को छोड़ के। क्यों, क्योंकि जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कंप्लीटली फिल्ड होती है, इसीलिए आप कैसे क्या लिखोगे, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ जिंक इज लो बिकॉज इट हैज़ द कंप्लीटली फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड देयर इज एब्सेंट ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू विच इट हैज़ द lowest enthalpy of atomization। अगला क्वेश्चन देखो, द मेटल्स ऑफ द सेकेंड 4D एंड थर्ड 5D सीरीज हैव द ग्रेटर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन देन द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट सीरीज। क्यों होता है, दिस इज बिकॉज द 4D एंड 5D सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स हैव मोर फ्रीक्वेंट मेटल मेटल बॉन्डिंग इन देयर कंपाउंड्स। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगला क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस है। क्या लिखोगे, दिस इज बिकॉज द 4D एंड 5D सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स हैव द मोर फ्रीक्वेंट मेटल मेटल बॉन्डिंग इन देयर कंपाउंड्स देन द 3D सीरीज। अब इस लाइन को मेटल मेटल बॉन्डिंग इज मोर फ्रीक्वेंट फॉर द 4D एंड 5D सीरीज देन द 3D सीरीज, एक्सप्लेन हाउ। क्यों होता है, क्योंकि दिस इज बिकॉज 4D एंड 5D सीरीज एलिमेंट्स हैव द ग्रेटर डिस्टेंस ऑफ द आउटर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस एज कंपेयर टू 3D सीरीज एलिमेंट। That is why the valence electrons are less tightly held and hence they form the metal-metal bond more frequently। या तो आप ऐसे कहो या शॉर्ट में अगर आप लिखना चाहते हो, अगर आपको मुश्किल लगता है कहना, क्योंकि 4D और 5D में इलेक्ट्रॉन है जो आउटर आपके पास वो ज़्यादा डिस्टेंस पर होते हैं, ठीक है, आपके पास बॉन्ड वहाँ पर वीक रहता है। या तो आप ऐसे कहो या सिंपल ऐसे भी बोल सकते हो, दिस इज ड्यू टू द लो आयनाइजेशन एनर्जी आपके पास ड्यू टू द वीकली बॉन्ड प्रेजेंट एंड हैव द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अगला क्वेश्चन देखो, इन द ट्रांजिशन सीरीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर द एटॉमिक रेडियाई डज नॉट चेंज वेरी मच, व्हाई इज इट सो।
आपको बताना है एटॉमिक साइज है आपके पास, उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता जब हम ट्रांजिशन मेटल्स की बात करते हैं। एक बार इस कंसेप्ट को भी एक बार अच्छे से समझो। साइज और आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे जो सीबीएसई में पूछे गए हैं। देखो हमारे पास 3D सीरीज है जहां से क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कैंडियम, या याद रखना है आपको, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, इधर आपके पास क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि जब भी हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं साइज आपका डिक्रीज करता है, ठीक है। डाउन द ग्रुप जाते हैं साइज बढ़ता है और लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज आपका डिक्रीज होता है। लेकिन यहाँ रेगुलर मैनर के अंदर साइज कम नहीं होता। अब क्यों नहीं होता, इसका रीजन आपको जानना है और ऑर्डर क्या रहता है, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको याद होनी चाहिए। हम क्या कहते हैं कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम है, पहले क्या करेगा, साइज आपका डिक्रीज करेगा। उसके बाद क्रोमियम से कोबाल्ट के बीच में साइज ऑलमोस्ट सेम रहेगा इन एलिमेंट्स का, और फिर से क्या करेगा, निकल, कॉपर और जिंक की तरफ में साइज क्या करेगा, फिर से आपके पास बढ़ता चला जाएगा। ये ऑर्डर याद होना चाहिए, पहले 3 में डिक्रीज करेगा, फिर आपका सेम होगा, लास्ट में आपके पास साइज क्या है, बढ़ता चला जाता है। अब देखो यहाँ पर ऐसा क्यों है, आप लेफ्ट टू राइट जब जाते हो हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज आपके पास है वो क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। न्यूक्लियर चार्ज है, जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाओगे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाएगा आपके पास। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने का मतलब क्या है कि साइज क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए आपके पास। लेकिन साथ के साथ डी सबशेल के अंदर क्या जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं। यहाँ पर D1 है, D2 है, D3 है, D4 5 S1 है, D5 S2 आपके पास है। डी सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से क्या होगा, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा। अब शील्डिंग इफेक्ट क्या करता है, ये जो बढ़ रहा है वो इस इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज को बैलेंस करके रखता है, जिसकी वजह से साइज पर इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो ये रीजन आपको पता होना चाहिए, अभी हम क्वेश्चन में भी डिस्कस करेंगे। साथ के साथ देखो यहाँ से क्वेश्चन है, 2 बड़े फेमस क्वेश्चन है, नॉर्मली बहुत बार रिपीट हुए हैं। व्हाई द साइज ऑफ जिरकोनियम एंड हाफ मून आर ऑलमोस्ट सेम। आपको बताना है कि ये जो आपके पास 4D और 5D सीरीज के अंदर जिरकोनियम और हाफ मून है, इन दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम होता है। क्यों होता है, अगर मैं डाउन द ग्रुप की बात करती हूँ, ये आपके पास 3D सीरीज है, ये 4D है, ये 5D सीरीज है। जब आप 3D से 4D पर जाओगे साइज आपका नॉर्मल बढ़ेगा, जैसे हम कहते आए हैं कि साइज डाउन द ग्रुप जाने पर नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है, डिस्टेंस बढ़ जाता है आपके पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ, जिसकी वजह से साइज बढ़ जाता है। लेकिन जब मैं 4D और 5D की बात करती हूँ, इनका साइज ऑलमोस्ट है वो सेम रहता है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। रीजन क्या है, जैसे इन्होंने एग्जांपल देके पूछा है कि जिरकोनियम और हाफमैन का साइज ऑलमोस्ट सेम है। रीजन क्या है, यहाँ पर यट्रेबियम और जिरकोनियम के बीच में कुछ एलिमेंट्स हैं वो मिसिंग आपके पास हैं। किसकी वजह से, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। ये पूरी की पूरी हम सीरीज किस में पढ़ते हैं, लैंथेनॉइड के अंदर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से आपके पास क्या रहता है, साइज इनका सेम रहता है, ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है व्हाई द साइज ऑफ जिरकोनियम एंड हाफमैन आर ऑलमोस्ट सेम, देन यू हैव टू राइट दिस इज ड्यू टू द लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन है, इन दोनों की प्रॉपर्टीज हैं वो भी आपके पास ऑलमोस्ट सेम है। क्यों, क्योंकि साइज क्या है, ऑलमोस्ट दोनों का सेम है, जिसकी वजह से प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी आपके पास, एक जैसी शो करेंगे। इसके बाद देखो आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं। जनरली हम क्या कहते हैं, अगर हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, साइज आपके पास बढ़ रहा है, साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। क्योंकि साइज बढ़ने से आपके पास क्या है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो आपके पास न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ जाएगा, वीक बॉन्ड आपके पास हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाता है, ईजी आपके पास हो जाता है। तो उसके लिए कम एनर्जी देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए। तो हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डाउन जैसे जैसे साइज बढ़ता है डाउन द ग्रुप आपके पास आयनाइजेशन साइज बढ़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ से 2 बड़े फेमस क्वेश्चन आपके पास हैं। एक तो हम किसकी बात करते हैं, जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं,
लेफ्ट टू राइट जाने पर आपके पास सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है? आपके पास जिंक, कैडमियम, मरकरी की होती है। इसका आंसर आपको पता है, कोई एक्सेप्शनल नहीं है, लेकिन क्वेश्चन रिपीट होता है इसीलिए बता रही हूँ। जिंक, कैडमियम, मरकरी है, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इनकी क्या है, 3d10 4s2 आपके पास है, कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आप कह सकते हो। इसीलिए इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, आपको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ती है। तो इनकी कंप्लीटली फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या रहती है, आपके पास हाई रहती है। एक क्वेश्चन और फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि हमारे पास हॉफमैन और जिरकोनियम के अंदर हम क्या कहते हैं, दोनों का साइज ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। अभी अभी हमने पढ़ा है कि लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से है। अब साइज ऑलमोस्ट सेम है तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होनी चाहिए थी, सेम होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता। किसकी ज़्यादा होती है? हॉफमैन की ज़्यादा होती है, आपके पास जिरकोनियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। ऐसा क्यों होता है? अगर मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करती हूँ, देखो साइज तो ऑलमोस्ट क्या है, सेम आपके पास है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो जिरकोनियम के अंदर 40 होते हैं, इसमें आपके पास 72 आपके। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर आपके पास बढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। अगर अट्रैक्शन बढ़ेगा आपके पास तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना क्या होगा, कहीं ना कहीं मुश्किल रहेगा, तो आपको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो इसीलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन के ज़्यादा होने की वजह से आपके पास हम क्या कहते हैं कि जिरकोनियम का कम आयनाइजेशन एनर्जी होती है और हॉफमैन की ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन की वजह से क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी आपके पास। तो ये दोनों कंसेप्ट पता होना चाहिए आपको। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन से एक बार वो और फटाफट से रिवाइज करते हैं। क्वेश्चन देखिए, वाई द जिरकोनियम एंड हाफमैन, हाफमैन नहीं है ये, हाफनियम होता है, ठीक है, मैं गलती से बोल देती हूँ। वाई जिरकोनियम एंड हाफनियम शो द सिमिलर प्रॉपर्टीज, सेम प्रॉपर्टीज क्यों होती है? क्योंकि इनका साइज क्या रहता है आपके पास, ऑलमोस्ट सेम होता है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, इसीलिए क्या होगी, प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। सिंगल लाइन के अंदर आंसर देना है आपको, बिकॉज जिरकोनियम एंड हाफनियम शो द सिमिलर प्रॉपर्टी ड्यू टू द सेम आयनिक और एटॉमिक रेडियाई। अगला क्वेश्चन देखो, वाई द आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ द जिंक, कैडमियम, मरकरी आर हाई, हाई क्यों होता है? ड्यू टू द ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ फुल फिल्ड या कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। Next question, why the first ionization energy of 5D elements is higher than those of the 3D and 4D? क्यों होगा? Due to the weak shielding effect of 4f electrons present in 5D series of the transition elements. अगला क्वेश्चन देखो, वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट को जानना बहुत ज़रूरी है, एक बार इस कंसेप्ट को और समझो आप। स्टेट के अंदर आपको ध्यान में रखना है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं आपके पास, ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है। अब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को क्यों शो करते हैं आपके पास, रीज़न क्या है? अगर आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखोगे, NS1D 1 to 10 NS2 आपके पास है, यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट किसकी है, N-1D ऑर्बिटल की है, प्लस में NS ऑर्बिटल की आपके पास है। यहाँ पर क्या है, दोनों के बीच में NS और N-1D ऑर्बिटल्स के बीच में एनर्जी गैप क्या रहता है, बहुत ही कम रहता है। एनर्जी गैप कम होने की वजह से दोनों ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और इसी वजह से क्या करता है, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। जैसे आपके पास स्कैंडियम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है आपके पास, D1S2 आपके पास है, तो क्या हो सकता है, आपके पास एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन या तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर सकता है आपके पास। तो मैक्सिमम कहाँ तक शो करेगा, +3 ऑक्सीडेशन तक शो करेगा आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट को। लेकिन अगर मैं मिड में जाऊंगी, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके पास बढ़ते चले जाते हैं, यहाँ D2 हो जाएगा,
2 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 इस तरह से आपके पास बढ़ेंगे। मैक्सिमम कहाँ रहेगा? मैग्नीज पे रहेगा। अगर मैं इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करती हूँ, मैग्नीज +2 की भी बात करती हूँ, तो भी आपके पास क्या है? D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूंगी, D5S2 है, तो ये कहाँ से शो कर सकता है? +2 से लेकर आपके पास +7 के बीच में ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास शो कर सकता है। सबसे ज़्यादा कौन शो करता है? आपके पास मैग्नीज करता है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? आपके पास ज़्यादा हैं आपके पास, इसीलिए क्या होता है? ये सबसे मैक्सिमम वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी किसकी होती है? मैग्नीज की होती है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। रीजन क्या है? दोनों की एनर्जी लेवल है, NS का और N-1 डी सबशेल का, दोनों का क्या रहता है? एनर्जी गैप कम रहता है, इसी वजह से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा। इसके बाद देखो क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। वाई द ट्रांजिशन एलिमेंट शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट? क्यों करेगा? बिकॉज देयर इज अ लिटिल डिफरेंस इन द एनर्जीज ऑफ NS एंड पेनल्टीमेट N-1 d subshell and the electrons from both of the shell participate in the bond formation. अगला क्वेश्चन देखो, नेम अ ट्रांजिशन एलिमेंट विच डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन नहीं करता है? स्कैंडियम नहीं करता है। ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना होता है? सिर्फ D के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन आपके पास प्रेजेंट होता है, तो स्कैंडियम डज नॉट एग्जिबिट द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, लिमिटेड ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द 3D सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट द लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट? लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है? जहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम रहते हैं, और मैक्सिमम किस में होते हैं? मैग्नीज के आपके मिड में होता है मैग्नीज, वहां पर 5 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने को मिलते हैं, तो इसीलिए वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी आपकी सबसे ज्यादा रहती है। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द 3D सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स एग्जिबिट द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वाई? क्यों करेगा? मैग्नीज करेगा। आपके पास यहाँ पर फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, वाई इज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल एग्जिबिट इन इट्स ऑक्साइड एंड द फ्लोराइड ओनली? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके पास कोई भी मेटल है, अगर वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर प्रेजेंट होता है तो वो आपको किस में मिलता है? या तो ऑक्साइड या फ्लोराइड के केस में आपको मिलता है। ठीक है, रीज़न क्या है? क्योंकि आपके पास जो भी ऑक्सीजन या फ्लोरीन है, इसका साइज क्या होता है? छोटा होता है, एंड इट कैन ऑक्सीडाइज द मेटल टू इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। दैट्स वाई हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल्स एग्जिबिट इन इट्स ऑक्साइड एंड फ्लोराइड ओनली। अगला क्वेश्चन देखो, विच एलिमेंट ऑफ द 3D सीरीज शो मोर फ्रीक्वेंटली +1 ऑक्सीडेशन स्टेट? नॉर्मली आपके पास प्लस, अगर इस चीज़ में ध्यान रखना, अगर 3D सीरीज के अंदर +1 की बात कर रहा है तो आपको कॉपर लिखना है, और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट अगर D ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर पूछता है तो याद रखना आपका 3D+3 वाले कौन कौन होते हैं? स्कैंडियम आपके पास होता है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, येट्रेबियम आपके पास होता है, लैंथेनम आपके पास होता है। अगर हम +1 के अंदर बात करते हैं, +1 के अंदर आपके पास कौन रहेगा? सिल्वर आपके पास रहेगा यहाँ पर। ठीक है, +2 के अंदर जिंक, कैडमियम और निकल आपके पास रहेंगे, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना आप लोग। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, ये आप सबको आना चाहिए। देखो क्वेश्चन आपके पास क्या कहता है, वाई इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू E0 वैल्यू फॉर द मैग्नीज +3 to मैग्नीज +3 couple much more negative than that of the chromium +3 and iron ferric to ferrous आपके पास एक्सप्लेन करना है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास, ध्यान से सुनना। E0 वैल्यू है, मैग्नीज की ज़्यादा नेगेटिव होती है, किसके कंपैरिजन में? क्रोमियम के कंपैरिजन में और आयरन के कंपैरिजन में ज़्यादा नेगेटिव होती है। इस चीज़ को आपको एक्सप्लेन करना है।
आंसर जानने से पहले एक बार मेरी बात पर गौर करना आप लोग। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू आपके पास होती है, हम क्या कहते हैं, लोअर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट। डिपेंड किस पे करती है, 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है आपके पास। एक तो सब्लिमेशन एनर्जी के ऊपर डिपेंड करती है। सब्लिमेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, जब कोई मेटल आपके पास सॉलिड स्टेट के अंदर है और मेटल सॉलिड स्टेट से किस में चेंज करना चाहते हो, उसको आप डायरेक्टली गैसियस के अंदर चेंज करते हो, तो यहाँ पर आपके पास एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन होता है, सब्लिमेशन एनर्जी होती है। सब्लिमेशन एनर्जी पे डिपेंड करेगी और फिर इस गैसियस एटम के अंदर से आप क्या करते हो, मेटल आपका N1 N+ ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर हम होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को रिलीज कराते हैं। यहाँ पर जो एनर्जी होती है इन्वॉल्व, वो आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी होगी। किस पे डिपेंड कर रहा है, पहली सब्लिमेशन एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है, और तीसरा इस गैसियस आयनिक कंपाउंड को हम किस में करते हैं, एक्वस के अंदर चेंज करते हैं, तो हाइड्रेशन एनर्जी के ऊपर ये डिपेंड करता है। ये 3 फैक्टर हैं जो मेजर रोल प्ले करते हैं। अब एक डायरेक्टली आंसर ध्यान में रखो कि ज़्यादा नेगेटिव कौन होगा आपके पास क्या लिखोगे उसके लिए, मच लार्जर थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीज इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ऑल्सो एक्सप्लेन वाई द +3 स्टेट ऑफ द मैग्नीज इज ऑफ द लिटल इंपॉर्टेंस। समझ आ रही है बात। देखो, अगर आपसे मैं कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करती हूँ डिटेल में, 2-3 क्वेश्चन और है जो यहाँ से पूछे जाते हैं, आपको और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी इस कंसेप्ट की। देखो, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूरी की पूरी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है आपकी 3D सीरीज के अंदर, सभी वैल्यूज नेगेटिव रहती हैं। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरी 3D सीरीज के अंदर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव होती है, सिर्फ कॉपर को छोड़ के। तो क्वेश्चन भी यही है आपके पास कि कॉपर की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव होती है। इसी की पॉजिटिव क्यों होती है वो आपको एक्सप्लेन करना है। पॉजिटिव E0 वैल्यू फॉर द कॉपर, इट सजेस्ट द ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर +2 देन द कॉपर +1, which is due to its more negative hydration energy, which can sufficiently compensate for the second highest ionization energy, and this high energy to transform from copper sulfur to copper +2 एक्वस। मतलब यहाँ पर तीनों हो गई एनर्जी आपके पास। कौन कौन सी एनर्जी हो गई, पहले आपके पास सॉलिड को आयनिक के अंदर चेंज कर रहा है गैस के अंदर, फिर आपके पास आयनिक एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी इन्वॉल्व होगी, फिर हाइड्रेशन एनर्जी होगी। वो दोनों एनर्जी है, इट इज नॉट बैलेंस्ड बाय इट्स हाइड्रेशन एनर्जी, ड्यू टू विच E0 वैल्यू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द कॉपर इज पॉजिटिव। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि E0 वैल्यू है मैग्नीज की ज्यादा नेगेटिव आपके पास, अभी भी हमने पढ़ा भी था, वहां कंपैरिजन था, यहाँ नॉर्मल पूछा गया है कि इसकी वैल्यू है एक्सपेक्टेड से ज्यादा नेगेटिव होती है। एक्सपेक्टेड से ज्यादा नेगेटिव क्यों होती है, क्योंकि मैग्नीज है, कैसा है, D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, और आपके पास हाफ फिल्ड, स्टेबल हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इसकी वैल्यू एक्सपेक्टेड से ज्यादा नेगेटिव आती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपके पास, वाई द मैग्नीज +2 compounds are more stable than the Fe+2 compounds towards the oxidation of +3 state। आपको बताना है कि मैग्नीज +2 ज्यादा स्टेबल है Fe+2 के कंपैरिजन में जब आप ऑक्सीडेशन करते हो। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि मैग्नीज +2 आपके पास है, ये ज्यादा स्टेबल है F2 के कंपैरिजन में। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से चेक करना पड़ेगा। अगर मैं Fe+2 की बात करती हूँ, Fe+2 का मतलब क्या है कि D6 आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। Mn+2 का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपके पास क्या है, D5S2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, D5 आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और आपको पता है मैग्नीज का D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है, इसी वजह से आपके पास ये रीजन आएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपके पास, ये क्वेश्चन बड़े रिपीट होते हैं,
ठीक है, जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का पूछेगा, ऑक्सी रिड्यूसिंग एजेंट का आपसे पूछेगा कि किस तरह से है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है। इन क्वेश्चंस को करने से पहले हम कंसेप्ट को ज़रूर पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन आपका रह गया है 24th नंबर क्वेश्चन, इसको ज़रूर देखिए। विच ट्रांजिशन एलिमेंट ऑफ द 3D सीरीज हैव द पॉजिटिव वैल्यू और वाई। अभी अभी हमने पढ़ा था कि सिर्फ कॉपर ही ऐसा आपके पास 3D सीरीज के अंदर एलिमेंट है जिसकी ई नोट की वैल्यू पॉजिटिव रहती है, इसको छोड़ के सभी की वैल्यू नेगेटिव आपके पास होती है। रीजन क्या है, आपके पास सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन आयनाइजेशन एनर्जी इज नॉट बैलेंस्ड बाय इट्स हाइड्रेशन एनर्जी। अब कंसेप्ट देखते हैं अगला, उस चीज को ध्यान से सुनिएगा। ये जो क्वेश्चन है वो आपके मैग्नेटिक बिहेवियर पर या फिर मैग्नेटिक मोमेंट के ऊपर डिपेंड है। अब देखो, मैग्नेटिक बिहेवियर वैसे तो हम डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरो, फेरी मैग्नेटिक इन सब की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको दो के बारे में याद रखना है और उसी के नेचर के बारे में आपको बताना है। एक डायामैग्नेटिक, एक आपके पास पैरामैग्नेटिक। याद रखना, पैरामैग्नेटिक कौन शो करेगा आपके पास, जिसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके पास प्रेजेंट होंगे। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तभी आपके पास पैरामैग्नेटिक होगा, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है आपके पास प्रेजेंट, सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो उसे हम क्या कहते हैं कि डायामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। जैसे आपके पास स्कैंडियम है, मान लिया मैंने ये आपके पास मॉलिक्यूल दे दिया +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आपके पास, तो मैं क्या कहूँगी, स्कैंडियम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, D1S2 आपके पास रहेगी। ठीक है, किस ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, +3 चार्ज है, तो अगर मैं स्कैंडियम +3 की बात करूँगी, तीनों इलेक्ट्रॉन चले गए, इसका मतलब क्या हो गया, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल हो गया। इसका मतलब सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, पेयर्ड हैं। तो मैं क्या कहूँगी कि ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल आपके पास कैसा बिहेव करेगा, डायमैग्नेटिक कैरेक्टर का होगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। और अगर इसी क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको क्या कर दिया होता, स्कैंडियम आपके पास वाटर मॉलिक्यूल है, मान लिया मैंने इसमें +1 या +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दे दी होती, तो अगर आप देखो स्कैंडियम को अगर मैं +2 में बात करूंगी तो 2 इलेक्ट्रॉन के रिलीज होने के बाद D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचेगी। D1 का मतलब है कि यहाँ पर आपके पास क्या है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो हम क्या कहेंगे कि ये पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स है वो कैसा बिहेवियर शो करेगा, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। इसी के साथ हम मैग्नेटिक मोमेंट की बात करते हैं। यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट है, आप जब भी 3D सीरीज के लिए निकालोगे, आप किस फॉर्मूले से निकालोगे, स्पिन ओनली फॉर्मूला से निकालोगे। फॉर्मूला क्या कहता है मैग्नेटिक मोमेंट का, √n × n+2 होगा। ठीक है, जैसे n क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर मेरे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 आया, तो अगर मुझे इसी का ही क्या करना है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, तो मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूंगी, n की जगह 1 पुट करूंगी, 1 × 1+2 आपके पास √3 होगा, मतलब 1.73 बोर मैग्नेटोन आपके पास क्या आ जाएगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। आपको डायरेक्टली कई बार अगर लिखा जाता है ना 1.73 बोर मैग्नेटोन आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट है, बताओ कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इससे पहचान लेना 1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर मैंने 2.8 समथिंग दे दिया तो इसका मतलब 2 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास आएंगे। आप कैलकुलेट करके रीचेक भी कर सकते हो। अगर मैंने 3.9 बोर मैग्नेटोन बोला तो इसका मतलब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास आएंगे। 4.9 4.89 समथिंग बोला तो इसका मतलब आपके पास 4 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इस तरह से करके आप ट्रिक के माध्यम से भी आप क्या कर सकते हो, इसको लर्न कर सकते हो। ठीक है, इसको हमेशा याद रखना, इन दोनों के बिहेवियर को आपके पास। अब इनके ऊपर क्वेश्चंस है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, हमें कई बार देता है कि ये पर्टिकुलर आयन आपके पास है, कोई भी एलिमेंट है इस ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है और ये आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। तो याद रखना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है, जो आपके पास रिडक्शन करेगा। रिडक्शन का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, गेन करेगा। और अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर बात करती हूँ तो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर आपके पास क्या आता है, डिक्रीमेंट आता है। मान लिया कोई आपके पास मान लिया आयरन की बात है, आयरन आपके पास F6 के अंदर है, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज किया इसने आपके पास तो किस में होगा, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो D5 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ज़्यादा
ऑक्सीडेशन स्टेट से कम में चेंज होने को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। और अगर ये रिडक्शन कर रहा है मतलब इसमें कन्वर्ट होने के बाद अगर D5 आपकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन रही है तो मैं कहूँगी कि ये रिडक्शन करना पसंद करेगा। क्यों? क्योंकि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर रहा है, और अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर रहा है, रिडक्शन इजीली कर रहा है, तो मैं क्या कहूँगी, ये पर्टिकुलर आपके पास आयन क्या करेगा, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। सिमिलर वे में आप क्या कहोगे, रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बात कहोगे कि रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है, जो अच्छा ऑक्सीडेशन करे। जैसे हम किसकी बात करते हैं, D4 आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मान लिया किस में चेंज हो रही है, D5 में हो रही है। तो देखो D4 है, D5 फिर से क्या है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आपके पास है, तो D4 वाला इजीली क्या करना चाहेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके D5 में कन्वर्ट होना चाहेगा। इसका मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन करना चाहेगा। और अगर ऑक्सीडेशन करना चाहेगा तो मैं इसको क्या कहूँगी कि ये जो पर्टिकुलर आयन आपके पास है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह आपके पास बिहेव कर रहा है। इस तरह के क्वेश्चंस हैं, अभी इसके बारे में बात और करेंगे। एक चीज़ का और ध्यान करना कि D5 का हमें पता है हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल है। D10 का पता है कि हाँ फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल है। कई बार हम किसके बारे में बात करते हैं, D3 के बारे में बात करते हैं, और जनरली आपको कंफ्यूजन होता है कि मैम D3 कैसे स्टेबल हो गई। आपने अगर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पढ़ा है, हम क्या कहते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के जरिए किस में कन्वर्ट होते हैं, T2G के अंदर स्प्लिट हो जाते हैं, प्लस में EG में स्प्लिट हो जाते हैं। अगर मान लिया मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग करके ये किस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आ जाते हैं, T2G3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा। और क्रिस्टल फील्ड के अकॉर्डिंग क्या है आपके पास, कंपैरेटिवली बाकियों के आपके पास क्या होगी, 3 वाली है आपके पास, वो भी क्या होगी, स्टेबल होगी। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चंस को एक बार ध्यान से देखो, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि हमें कैसे पेपर में अटेम्प्ट करना है। Question which is the stronger reducing agent between the chromium plus 2 and iron plus 2. आयरन प्लस 2 और क्रोमियम प्लस 2 में से कौन सा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है वो बताना है। अभी अभी हमने डिस्कस किया है रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है, जो ऑक्सीडेशन इजीली करेगा आपके पास। ठीक है, ऑक्सीडेशन किसका इजी होगा वो आपको यहाँ पर चेक करना है। तो देखो आपके पास अगर मैं क्रोमियम की बात करती हूँ, क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है D5S1 आपके पास होगी। 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो किस में कन्वर्ट हुई, D4 के अंदर कन्वर्ट हुई आपके पास। इधर मैं बात करूंगी Fe+2 की, Fe+2 के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयरन की D6S2 आपके पास होती है। 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या बनेगा, D6 आपके पास बनेगा। अब ये दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक D4 के अंदर है, D6 के अंदर है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब हमें ये देखना है कि दोनों का ऑक्सीडेशन कराओ, ऑक्सीडेशन दोनों का कराया, कौन ज्यादा स्टेबल होगा उसी को हम क्या बोलेंगे कि वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करेगा, और इसीलिए वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट आपके पास होगा। तो देखो अगर मैंने यहाँ पर क्या कराया है, आपके पास रिडक्शन कराया, या फिर अगर आप उल्टा लेकर चलोगे D4 है, ऑक्सीडेशन कराने का मतलब क्या है कि D4 को किस में चेंज होना चाहिए, आपके पास D5 के अंदर चेंज होना चाहिए। D4 को D5 में चेंज होना चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीमेंट होगा, तभी आप कहोगे कि इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। अगर ऑक्सीडेशन इजी लगेगा तभी आप बताओगे कि रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा है। तो D4 वाला D5 में चेंज होगा, ऑक्सीडेशन कराया तो। अगर मैंने D6 आपके पास लिया तो D6 वाला क्या होगा आपका, D7 आपके पास ऑक्सीडेशन करके D7 में जाएगा। अब बताओ कि D5 में जाना पसंद करेगा D4 वाला, या D6 वाला D7 में जाना पसंद करेगा। ऑब्वियसली D4 वाला इजीली ऑक्सीडेशन करके D5 जो कि आपकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फील्ड आपके पास, उसमें कन्वर्ट होना चाहेगा। इसका मतलब क्या है कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन इजीली हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फील्ड उसको अचीव कर रहा है, इजीली ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो क्या कहेंगे कि ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट आपके पास है। तो ये आंसर आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। एक क्वेश्चन और है जो यहाँ से पूछा जाता है, आउट ऑफ क्रोमियम +2 एंड मैग्नीज +3, आपको इन दोनों में से बताना है कि कौन सा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
अब देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है, रिडक्शन करना चाहिए। अब रिडक्शन किसका करेंगे, क्रोमियम +2, क्रोमियम +2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है D4 आपके पास है। मैग्नीज +3 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसकी भी D4 है। आपको बताना है दोनों में से रिडक्शन कौन इजीली करेगा, ठीक है, और कौन जो इजीली अच्छा रिडक्शन करेगा आपके पास, वही आप बताओगे कि आपके पास क्या होगा, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब देखो D4 वाला क्या चाहेगा आपके पास, क्रोमियम +1 +2 है, क्रोमियम +2 है, +3 वाली इतनी खास स्टेबल नहीं होती, या फिर आपके पास क्या होती है, क्रोमियम +1 आपके पास स्टेबल रहेगी। ऐसे ही मैग्नीज +3 है आपके पास, किसमें है, आपके पास D4 के अंदर है। D4 से किस पे जाना चाहेगी कि एक इलेक्ट्रॉन को लूज और करे आपके पास या फिर गेन करे आपके पास। एक चीज ध्यान से देखना एक बार, अगर मेरे पास मैग्नीज +3 है, आपको पता है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3 रहेगी, या फिर +3 से क्या करना चाहेगा, ये +2 के अंदर जाना चाहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर D4 कॉन्फ़िगरेशन है, और जैसे ही आपके पास +2 में जाएगा D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास हो जाएगी, जो कि ज़्यादा स्टेबल आपके पास होती है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। और हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर रहा है, तो इसका मतलब ये +3 से +2 पर जाना चाहेगा, और +3 से +2 पर जाने को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन करेंगे, कि इजीली रिडक्शन करेगा। रिडक्शन इजीली कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, ये ज़्यादा अच्छा आपके पास होगा, ठीक है। इस तरह से हमें आंसर देखना है, ऐसे ही आप क्रोमियम का भी एक बार चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो, अ कंपाउंड ऑफ वेनेडियम हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 1.73, वर्क आउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वेनेडियम आयन इन द कंपाउंड। मैंने अभी अभी बताया था, अगर आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 समथिंग लिखा है, इसका मतलब क्या है कि n की वैल्यू आपके पास 1 आएगी, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। अदरवाइज फॉर्मूला आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट का है √n × n+2, आपके पास n की वैल्यू, म्यू की वैल्यू 1.73 करिए, इसको कैलकुलेट करिए तो n की वैल्यू आपके पास 1 ही आएगी। अब देखो ये चीज यहां से कंफर्म होगी कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो आपके पास 1 है। अगर मैं वेनेडियम की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखती हूं तो आपके पास क्या होता है, 3d3 आपके पास 4s2 होता है। आपको क्या करना है, इस 3d3 के अंदर क्या है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके पास प्रेजेंट हैं, और आपके पास फॉर्मूले में दिया क्या गया है, क्वेश्चन के अंदर 1 दिया हुआ है। इसका मतलब यहां पर आपको 1 में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन 4s से भेजने पड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आपको 3d से रिलीज करने पड़ेंगे, तभी तो आपके पास क्या होगा, d1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी। तो यहाँ पर आपके पास कौन सा आयन बनेगा, वेनेडियम 4 पॉजिटिव आयन होगा, जिसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी d1 रहेगी। अगला क्वेश्चन देखो, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एटम कंट्रीब्यूट अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 1.1 बोर मैग्नेटोन। इसने कहा है एक इलेक्ट्रॉन है वो मैग्नेटिक मोमेंट कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 1.1 बोर मैग्नेटोन करेगा। अब ये पूछ रहा है कि क्रोमियम के लिए मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्रोमियम के अंदर कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। उसके लिए पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, जब हम क्रोमियम की करते हैं क्या होती है, 3d5 4s1 आपके पास है, 3d5 4s1 है। इसका मतलब क्या है, d3d के अंदर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4s के अंदर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। टोटल कितना हुआ, 5 + 1 आपके पास 6 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास हो गए। अब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1.1 बोर मैग्नेटिक मोमेंट कंट्रीब्यूट करता है, तो 6 कितने करेंगे, 6 × 1.1 कितना हो जाएगा, 6.6 बोर मैग्नेटोन आपके पास। अगला क्वेश्चन देखो, विच आउट ऑफ द फेरस आयन और फेरिक आयन इज मोर पैरामैग्नेटिक। आपको बताना है Fe+2 ज्यादा पैरामैग्नेटिक है या Fe+3 पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक का करेक्टर जो आपके पास है किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, इसका मतलब क्या है, वो उतना ही ज़्यादा पैरामैग्नेटिक होगा। तो फिर से आप चेक करो, आपके पास Fe+2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 3d6 4s2 आपके पास होती है।
ठीक है। 3d6 में अगर आप +2 चार्ज लगाना चाहते हो, 2 इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो क्या बनेगा, 3d6 आपके पास बनेगा। और अगर 3 इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो आपके पास क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन 4s से जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन 3d से जाएगा, तो क्या बनेगा, 3d5 बनेगा। अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड देखो, 3d6 का मतलब क्या है, 4 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास रहेंगे, और 3d5 का मतलब क्या है, पांचों इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, अनपेयर्ड आपके पास हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में रहे, फेरिक आयन के अंदर आपके पास रहे हैं, और इसी वजह से ये पैरामैग्नेटिक भी क्या होता है, आपके पास ज़्यादा होगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अगला क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ डाईवैलेंट आयन इन aqueous solution if its atomic number is 25। इसने एटॉमिक नंबर बता दिया 25 है, आपको बताना है कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। अब देखो 25 आपके पास एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आपके पास 5 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके निकल कर आएंगे। 5 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे तो आप स्पिन ऑनली फॉर्मूला का, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला लगाओगे, √n × n+2, n की वैल्यू को 5 पुट करोगे, आंसर कितना आएगा, 5.92 बोर मैग्नेटोन आपके पास आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, विच आयन इन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज शो द हाईएस्ट पैरामैग्नेटिज्म। सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिज्म कौन शो करेगा, जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। हाईएस्ट का मतलब क्या है कि D5 के अंदर पांचों के पांचों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर प्रेजेंट है तो आंसर क्या होगा, Fe+3 अगर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर अगर आपके पास है तो भी आपके पास D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, और अगर मैग्नीज +2 है तो भी आपके पास D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप कहोगे इन दोनों आयंस के अंदर हाईएस्ट पैरामैग्नेटिज्म रहेगा आपके पास। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाई द ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म द कलर्ड कंपाउंड। कलर्ड जो प्रॉपर्टी है किस पर डिपेंड करती है, ये भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो कंपाउंड क्या करता है, डी ट्रांजिशन के थ्रू आपके पास कलर्ड शो होता है। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 रहेंगे आपके पास तो वहां पर क्या रहेगा, डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा, और आप क्या कहोगे कि वो पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स है वो कैसा होगा, कलरलेस होगा। अब इसने बोला है कि ये जनरली क्या है, आपके पास कलर्ड होते हैं। कलर्ड क्यों है, अभी अभी हम इतनी बार ऊपर बात कर चुके हैं कि यहाँ पर क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन डी में ही जाता है। अगर हम क्या करते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की भी बात करते हैं तो आपके पास क्या है, नीचे 3D T2G3 आपके पास है, T2G के 3 ऑर्बिटल है, इससे इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जंप करके आपके पास EG के अंदर जाता है, तो D से D में जाता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, डी ट्रांजिशन कहते हैं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, डी ट्रांजिशन शो करते हैं, इसी वजह से आपके पास कैसे होते हैं, कलर्ड होते हैं। आंसर कैसे लिखोगे, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दे शो द डी ट्रांजिशन एंड हैंस इट फॉर्म द कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस। अगला क्वेश्चन देखो, आपको टाइटेनियम का आपके पास एक्वा कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है। ये कहता है टाइटेनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर कलर्ड है, और स्कैंडियम +3 वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये आपके पास कलरलेस है। कैसे एक्सप्लेन करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। टाइटेनियम +3 का मतलब क्या है, D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और स्कैंडियम +3 का मतलब क्या है कि आपके पास D1 S2 तीनों इलेक्ट्रॉन चले गए, क्या रहेगा, D0 आपके पास रहेगा, S0 आपके पास रहेगा, और अंदर क्या है, नोबल गैस आपके पास है, कंप्लीटली फिल्ड है। यहाँ पर स्कैंडियम +3 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो इसीलिए आप क्या कहोगे कि ये कलरलेस होता है। और क्योंकि टाइटेनियम +3 के अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो आप क्या कहोगे कि ये कलर्ड कंपाउंड होता है। अगला क्वेश्चन देखो, जिंक +2 सॉल्ट्स हैं आपके पास, वाइट होते हैं, कलरलेस होते हैं, जबकि कॉपर +2 सॉल्ट्स हैं वो आपके कलर्ड होंगे।
फिर से सेम रीजन होगा क्योंकि जिंक +2 आपके पास क्या है, कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते और उसी की वजह से डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होता। जबकि कॉपर +2 के अंदर आपके पास क्या है, डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है, डी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो डी ट्रांजिशन भी पॉसिबल होगा, जो इस सॉल्ट को क्या बना देता है, कलर्ड बना देता है। आंसर फिर से आपको यही लिखना है। अगला क्वेश्चन देखो, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड शो द कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, एक्सप्लेन। देखो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज हैं, क्यों शो करता है, क्योंकि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, हमने पीछे पढ़ा है आपके पास। और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं क्योंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल यहाँ पर आपके पास प्रेजेंट होता है और साथ में क्या है कि लार्ज सरफेस एरिया, इट प्रोवाइड्स द लार्ज सरफेस एरिया फॉर द रिएक्टेंट्स टू बी एब्जॉर्ब, दैट्स व्हाई दे शो द कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाई द वैनेडियम ऑक्साइड आपके पास पेंटा ऑक्साइड V2O5 एक्ट एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की तरह वैनेडियम का ऑक्साइड क्यों काम करता है, बिकॉज दे हैव द लार्जर सरफेस एरिया, so it can form the unstable intermediate complex which readily change into the product. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास, why the transition elements form the alloy। alloy के ऊपर एक बार इसका कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, एक बार ध्यान से सुनिएगा। alloy या इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के रिगार्डिंग अगर पूछता है तो आपको कैसे आंसर करना है। देखो ध्यान से सुनना एक बार मेरी बात। हमने क्या पढ़ा है कि ट्रांजिशन मेटल्स हैं, इनका साइज में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मान लिया मैंने एक क्रिस्टल लैटिस लिया जहाँ पर मैंने आयरन के आपके पास एटम से मिलकर ये बना हुआ है। हम क्या कहते हैं, ये आपके पास क्या होती है, लैटिस साइट आपके पास होती है। ठीक है, लैटिस साइट के साथ बीच में जो ये वॉइड प्रेजेंट है, हमने सॉलिड में भी पढ़ा था, ये जो एम्प्टी स्पेस आपके पास है, इस एम्प्टी स्पेस को हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल साइट बोलते हैं। इंटरस्टिशियल साइट बोलते हैं। ध्यान से सुनना, क्योंकि मेरे पास सारे के सारे आयरन के एलिमेंट्स हैं, मैं क्या करूंगी, इससे मिलता जुलता है। मान लिया आपके पास ऑलमोस्ट सेम साइज का एटम है, कोई भी, मान लिया जैसे मैंने कॉपर लिया, इसको मैं रिप्लेस करना चाहूंगी। अलॉय सिर्फ तब बनता है जब आपके पास एक मेटल को जो ऑलमोस्ट सेम साइज का है वो दूसरे वाले को रिप्लेस कर दे। अगर इन दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम होगा और ये कॉपर क्या करता है, यहाँ पर खुद जाकर अटैच हो जाता है, तो मैं क्या कहूंगी कि ये इसने क्या कर लिया, अलॉय फॉर्म कर लिया। अलॉय फॉर्म सिर्फ तभी होता है जब साइज ऑलमोस्ट सेम होता है। याद रखना, साइज ऑलमोस्ट सेम होगा तभी अलॉय फॉर्मेशन होगा। और इसी वजह से ट्रांजिशन मेटल्स, क्योंकि इनका साइज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, इसीलिए अलॉय फॉर्म करना पसंद करते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड देखो, इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या है कि अगर मेरे पास कोई आपके पास लैटिस है, इस लैटिस में कोई छोटे छोटे एटम, क्यों, क्योंकि ये एम्प्टी स्पेस है, इंटरस्टिशियल साइट है, अगर कोई एटम क्या करे, इस इंटरस्टिशियल स्पेस को, इस साइट को जाकर ऑक्यूपाई कर ले, तो मैं क्या कहूंगी कि क्या बना दिया उसने, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बना दिया। अब करेगा कौन, ये बड़े बड़े आपके पास एलिमेंट है, ये स्पेस क्या है, छोटा सा है, तो इसके अंदर जो स्मॉल आपके पास एलिमेंट्स हैं जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये क्या करते हैं, इनके बीच में इस स्पेस को कवर अप कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आपके पास फॉर्म हो गए। अब इसी के साथ एक क्वेश्चन और है जो जनरली स्टेबिलिटी से रिलेटेड है, उसका कंसेप्ट और आप जरूर सीखना। हम क्या कहते हैं, बड़ा फेमस क्वेश्चन और बहुत बार रिपीट हुआ है, कॉपर +1 है और कॉपर +2 आपके पास है, हम कहते हैं दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है। अब रीजन दो डिफरेंट हो जाते हैं, ये भी स्टेबल है कुछ केसेस के अंदर इसके कंपैरिजन में, कुछ कंपैरिजन में ये ज्यादा स्टेबल है। अब वो कौन कौन से हैं, एक आप नॉन एक्वस स्टेट की बात करते हो, ठीक है, एक हम किस में बात करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर बात करते हैं। याद रखना, जब हम नॉन एक्वस सॉल्यूशन की बात करते हैं, नॉन एक्वस के अंदर जिसकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वही क्या होगा, उतना ही ज़्यादा आपके पास स्टेबल बनेगा। जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगी वही ज़्यादा स्टेबल होगा। जैसे आपके पास कॉपर है, अगर मैंने कॉपर की बात की, कॉपर का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D10S1 आपके पास
पास है। तो मैं क्या कहूंगी, कॉपर +1 की क्या रहेगी, D10 आपके पास रहेगी। कॉपर +2 आपके पास है, कॉपर +2 की क्या रहेगी, D9 आपके पास रहेगी। ठीक है, अब D9 और D10 में से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी स्टेबल है? ऑब्वियसली किसकी स्टेबल है, कॉपर +1 की स्टेबल है। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल आपके पास है, इसीलिए एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को आपके पास शो करता है। तो मैं क्या कहूंगी, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, इसी बिहाफ पर आपके पास नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स के अंदर आपके पास कॉपर +1 है, वो कॉपर +2 से क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। लेकिन अगर मैंने एक्वस सॉल्यूशन की बात की, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर क्या आता है, हाइड्रेशन एनर्जी का कंसेप्ट आ जाता है। हम यहाँ पर किससे डिपेंड करते हैं, किस के बिहाफ पर बताएंगे, हाइड्रेशन एनर्जी के बिहाफ पर बताएंगे। जितनी ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी, हम कहेंगे कि स्टेबिलिटी है उस पर्टिकुलर आयन की क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। अब हाइड्रेशन एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, साइज पर डिपेंड करती है। अगर साइज छोटा होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ज़्यादा हाइड्रेशन होगा वहाँ पर। या फिर हम कह सकते हैं कि चार्ज जितना ज़्यादा होगा, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा रहेगी। और एक्वस सॉल्यूशन के केस में उसकी स्टेबिलिटी भी क्या रहेगी, पर्टिकुलर आयन की ज़्यादा रहेगी। जैसे कॉपर +1 है, कॉपर +2 है। अगर मैं चार्ज के हिसाब से कहती हूँ, यहाँ पर +2 चार्ज है, यहाँ पर +1 है, +2 वाला ज़्यादा है, तो चार्ज ज़्यादा, हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा एक्वस सॉल्यूशन में, तो क्या कहूँगी, कॉपर +2 है वो ज़्यादा स्टेबल होगा कॉपर +1 के कंपैरिजन में। या फिर ये कहो, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो ये छोटा होगा यहाँ से, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन निकला है आपके पास। तो इन दोनों में से साइज किसका छोटा है, कॉपर +2 का है। साइज छोटा है तो हाइड्रेशन यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा होगा आपके पास। जितना ज़्यादा हाइड्रेशन होगा, उसी बिहाफ पर हम क्या कहेंगे कि इसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब क्वेश्चन देखिए, वाई द ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म्स द alloy? You have to write because they have the nearly equal atomic radii, that's why they form the alloy. Why the transition element form the interstitial compounds? Due to the presence of vacant space in their crystal lattice, they form the interstitial compounds. Next question देखिए, why the transition elements form the complex compounds? Because they have the greater tendency to form the compounds because they have almost same ionic radii and having the larger nuclear charge and having the presence of vacant d orbital. ठीक है, साइज सेम है, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, वैकेंट डी ऑर्बिटल आपके पास प्रेजेंट है, इसीलिए कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने की ज़्यादा टेंडेंसी रखता है। अगला क्वेश्चन, कॉपर +2 इज मोर स्टेबल देन कॉपर +1। अभी अभी हमने बात की है, कॉपर +2 किस केस के अंदर ज़्यादा स्टेबल होता है, जब हम एक्वस सॉल्यूशन की बात करते हैं। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि साइज छोटा होगा, हाइड्रेशन वहाँ पर ज़्यादा होगा, हाइड्रेशन एनर्जी, और उसी बिहाफ पर हम बोलते हैं कि कॉपर +2 ज़्यादा स्टेबल रहेगा। आप कैसे लिखोगे, कॉपर 1 विद D10 electronic configuration should be more stable, but actually copper +2 is more stable than copper +1 because of the high hydration energy. ठीक है, दोनों केस अभी अभी मैंने समझाए हैं, उस चीज़ को याद रखना आप। अगला क्वेश्चन देखो, लास्ट 3 क्वेश्चन और बचे हैं हमारे पास। वाई सम ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स? वाई? आपको बताना है, रीज़न क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है आपके पास। दिस इज बिकॉज मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स हैव द नेगेटिव वैल्यू ऑफ द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगला क्वेश्चन देखिए, आउट ऑफ आयरन एंड कॉपर विच वुड एग्जिबिट द हायर मेल्टिंग पॉइंट? किसका ज़्यादा होगा, जहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में ज़्यादा है, आयरन में ज़्यादा है, इसीलिए मेटेलिक बॉन्डिंग भी क्या होगी, वहाँ पर स्ट्रॉन्ग होगी आपके पास, और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, आयरन का ही आपके पास ज़्यादा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी पूछा गया है, एक्सप्लेन करना है, देयर इज इन जनरल एन इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम टाइटेनियम टू कॉपर। ये कहता है टाइटेनियम से कॉपर की तरफ जब आप जाते हो, लेफ्ट टू राइट जब आप जाते हो, तो डेंसिटी आपके पास बढ़ती है।
क्यों बढ़ती है? लेफ्ट टू राइट जाते हो, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से एटॉमिक रेडियाई क्या करती है? डिक्रीज करती है, और इसी वजह से एटॉमिक वॉल्यूम आपके पास क्या करेगा? वो भी डिक्रीज करेगा। और सेम टाइम पर क्या है, एटॉमिक नंबर आपके पास क्या है? वो तो बढ़ रहा है ना, तो आप क्या कहोगे? एटॉमिक मास है वो भी आपके पास बढ़ रहा है, तो इस वजह से क्या होगी? डेंसिटी आपके पास बढ़ जाएगी। आंसर कैसे लिखोगे? एज वी move along a transition series from left to right, atomic radii decreases due to the increase in nuclear charge, hence atomic volume decreases, and at the same time atomic mass increases, therefore the density increases. कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा जो मैंने आपको सिलेबस मेंशन किया है उसमें। थैंक यू।